क्या आपको पता है लगभग हर दूसरे घर में एशियन पेंट्स का पेंट यूज होता है। फ्लाईओवर में पेंट हो या घर में, कार में पेंट हो या रोड में मार्किंग्स, सीढ़न से घर को बचाना हो या दीमक से, हर जगह एशियन पेंट्स का ही बोलबाला है। इंडिया में ऐसी कोई हार्डवेयर और पेंट की शॉप नहीं जहां आपको एशियन पेंट्स का डब्बा ना मिले। और इतना ही नहीं, वो डब्बे सालों तक लोग अपने घरों में बकेट की तरह यूज भी करते हैं। वेलकम टू फैंटास्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम एशियन पेंट्स की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनका बिजनेस, प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस, इन डेप्थ फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और समझेंगे कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कुछ दिनों से क्यों गिर रहा है। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। एशियन पेंट्स इंडिया की एक लीडिंग डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, वहीं थर्ड रैंक करती है एशिया में और नाइन्थ ग्लोबली। एशियन पेंट्स के मेनली दो बिजनेस यूनिट्स हैं। पहला प्रोडक्ट्स है जिसमें पेंट्स, वाटरप्रूफिंग, वॉल कवरिंग्स, एडहेसिव्स, डेकोरेटिव आइटम्स जैसे लाइटिंग्स, बाथ फिटिंग्स आते हैं। और दूसरा है सर्विसेज जिसमें कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है और इंटीरियर डिजाइनिंग करती है। कंपनी इंडिया में डोमिनेंट लीडर है पेंट इंडस्ट्री में और पिछले 75 सालों से बहुत ही ट्रस्टेड नाम है हर घर का। कंपनी के 70,000 से ज़्यादा डीलर्स हैं, 60 से ज़्यादा कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, वहीं 26 से ज़्यादा इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ग्लोबली। कंपनी ने FY 2021 में 82 करोड़ रुपीस स्पेंड किए R&D पे, जिसके लिए इनके पास 200 साइंटिस्ट की एक टीम भी है। वहीं उसी फाइनेंशियल ईयर में 48 न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जिसमें से 14 पेटेंट्स भी मिले। ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस थे इनकी हिस्ट्री में। कंपनी की टोटल एनुअल कैपेसिटी 17.3 लाख किलोलीटर पर एनम की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। चलिए अब कंपनी का प्रेजेंस देखते हैं। तो कंपनी 14 कंट्रीज में प्रेजेंट है और कंपनी के ऑलमोस्ट सभी ओवरसीज ऑपरेशंस में बहुत सारे लोकल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यूज और प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। कुछ मेजर लोकेशंस को देखते हैं। अफ्रीका में इथोपिया की इकोनॉमी कंटिन्यूसली गिर रही है, जिसकी वजह है लैक ऑफ US डॉलर्स, हाई इन्फ्लेशन और सिविल वॉर्स टिग्रे में। साथ में कोविड तो सबके साथ है ही। मिडिल ईस्ट में अगर देखें तो इन तीनों कंट्रीज में जो भी वर्कर्स थे वो सारे ही माइग्रेंट वर्कर्स थे और पेंडेमिक के टाइम पे ये सभी डिस्प्लेस हो गए। उसकी वजह से कंपनी को वर्कर्स नहीं मिले और इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम हुई। साउथ पैसिफिक में अगर देखें, ये चारों कंट्रीज बहुत ज़्यादा टूरिज्म पे रिलाय करती हैं और पेंडेमिक के कारण ये इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड थी, जिसकी वजह से टोटल इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आया। श्रीलंका का अगर देखें तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। कंट्री के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुके हैं और इनके पास अब US डॉलर्स बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। इन्फ्लेशन ज़ोरों से है और डेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया में अगर देखें तो सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा डिमांड ने पेस पकड़ी, जिसकी वजह से कंपनी FY 2020-21 में अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन को एक पॉजिटिव नंबर के साथ एंड कर पाई। ओवरऑल कंपनी ने बहुत कॉस्ट कटिंग करके अपने पैट को लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फिर भी इंक्रीज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो सब्सिडरी ब्रांड्स हैं वो किस किस नाम से किस कंट्रीज में प्रेजेंट हैं। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं 26% रेवेन्यू मिडिल ईस्ट से आता है, अफ्रीका से 24%, साउथ पैसिफिक से 5% और एशिया से 45%। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे आप इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेशंस देख सकते हैं, उसके साथ ही उसकी कैपेसिटी भी देख सकते हैं। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, इनके मोस्टली सारे प्लांट्स कोस्टल एरियाज में हैं, जो कि एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी सी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी ने मिडिल और साउथ इंडिया को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, वहीं नॉर्थ को भी काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है, लेकिन ईस्ट को इन्होंने काफ़ी इग्नोर कर दिया है। चलिए अब एक क्विक नज़र डालते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स पे। तो कंपनी हर क्लास और हर घर के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाती है। जहां एक तरफ रॉयल पेंट की सीरीज़ है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर सीरीज़ है जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को कैटर करती है। वहीं आप वुड फिनिशेस की रेंज देख सकते हैं, एडेसिव्स की रेंज देख सकते हैं, वाटरप्रूफिंग की भी रेंज यहाँ पे मेंशन्ड है। मेटल फिनिशेस, साथ में ही जो टूल्स, पेंट के टूल्स प्रोवाइड करते हैं, बाथ फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स, वॉल कवरिंग्स, फर्नीचर्स, लाइटिंग्स और सैनिटाइजर और किचन वार्डरोब की भी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए अब कंपनी का रेवेन्यू शेयर देखते हैं इनके सेगमेंट्स से। तो सबसे पहले आता है डेकोरेटिव कोटिंग्स का सेगमेंट, जिसमें इंटीरियर वॉल्स, एक्सटीरियर वॉल्स, वुड फिनिशेस, मेटल फिनिशेस से कंपनी का मैक्सिमम शेयर आता है, जो कि 83.9% है।
इस सेगमेंट में कंपनी ने कुछ नई कैटेगरीज भी ऐड की है, जैसे वाटरप्रूफिंग, वॉलपेपर्स, पेंट टूल्स, एडेसिव्स और सैनिटाइजर्स। कंपनी मार्केट लीडर है डेकोरेटिव कोटिंग्स की कैटेगरी में। इंडस्ट्रियल कोटिंग्स की अगर बात करें तो इसका मतलब है ऑटोमोटिव कोटिंग्स, रीफिनिशेस, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, फ्लोर कोटिंग्स, पाउडर कोटिंग, और इससे 2.3% शेयर आता है रेवेन्यू का। कंपनी मार्केट लीडर है ऑटो रीफिनिश सेगमेंट में और सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ऑटोमोबाइल ओईएम सेगमेंट में। फर्स्ट कैंसाई नैरोलैक है। इसमें भी लीडरशिप के लिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन और R&D कर रही है। इंटरनेशनल ऑपरेशन से जैसे हमने ऑलरेडी देखा, इससे इनका 11.5% का रेवेन्यू आता है। और होम इम्प्रूवमेंट के बिजनेस में भी दो कैटेगरीज आती हैं। पहली किचन एंड वार्डरोब की है, जिसमें कंपनी किचन एंड वार्डरोब को ब्यूटीफाई करने के लिए कस्टमर्स को कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। दूसरा बाथ और सैनिटरी वेयर आता है, जिसमें कंपनी खुद के ही बाथ फिटिंग्स और एसेसरीज सेल करती है। चलिए कंपनी का एक बार फाइनेंशियल ओवरव्यू भी देखते हैं। तो पिछले 5 सालों में रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस कंटिन्यूसली बढ़ा है और 9.4% के CAGR रेट से ग्रो हुआ है। वहीं EBITDA भी 12.3% के CAGR से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। EBITDA मार्जिन भी एक हेल्दी नंबर पे है और मेंटेन्ड है पिछले 5 सालों से। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस भी अगर देखें तो ये 10.3% के CAGR से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। पैट भी अगर देखें तो ये भी 13.5% के CAGR से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अर्निंग्स पर शेयर या फिर EPS भी 13.5% के CAGR से ग्रो हुआ है। बैलेंस शीट में अगर नज़र डालें तो यहाँ पे नेट फिक्स्ड एसेट्स थोड़े से इनके डिक्लाइन हुए हैं पिछले 3 सालों से। ये मोस्टली डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन की वजह से हुआ है। उसी वजह से एसेट टर्नओवर रेशियो भी थोड़ा सा कम हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनका शेयर प्राइस हर टाइम बढ़ता ही रहता है। ROCE भी देखें तो ये मेंटेन्ड है पिछले 5 सालों से और 38.1% पे करंटली स्टैंड करता है, जो कि बहुत अच्छा है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर आप देखोगे तो ये भी 14.3% के CAGR से ग्रो हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। चलिए अब पेंट इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। तो पेंट इंडस्ट्री एक रॉ मटेरियल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसमें 300 से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जिसमें से 150 रॉ मटेरियल्स क्रूड ऑयल बेस्ड डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम है तो पेंट कंपनीज खुश हैं, और अगर बढ़ा है तो टेंशन भी बढ़ेगी, जो करंटली हो रहा है। इसको हम चार्ट के साथ थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री साइक्लिक भी है। इसका मतलब है साल में एक सीजन में ही सबसे ज़्यादा सेल्स होगी। इंडिया के केस में ये दिवाली वाला क्वार्टर होता है। डोमेस्टिक पेंट इंडस्ट्री अगर देखें तो ये एस्टिमेटेड है 500 बिलियन रुपीस की, जिसमें से 75% डेकोरेटिव पेंट की कैटेगरी है और बाकी का 25% इंडस्ट्रियल पेंट्स कैटेगरी में आता है। स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो बहुत इकोनॉमिक और सस्ता पेंट्स बेचते हैं, वो भी एक बड़ा मार्केट साइज को कैप्चर करके बैठे हैं, जो कि लगभग 30 से 35% का ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री का मार्केट है। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दो लार्जेस्ट प्लेयर हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का 80% शेयर कैप्चर करके बैठे हैं। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे जब पीयर कंपैरिजन करेंगे। इंडस्ट्रियल पेंट कैटेगरी जो 25% कॉन्स्टिट्यूट करती है पेंट मार्केट का, ये हाईली डिपेंडेंट है ऑटोमोटिव सेगमेंट की ग्रोथ पे। इंडिया एक लीडिंग ऑटोमोटिव प्लेयर बनता जा रहा है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोविड की वजह से ऑटोमोटिव सेल्स पे भी काफ़ी असर पड़ा है। एशियन पेंट्स सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडस्ट्रियल पेंट्स में, और वहीं कांसाई नैरोलैक लीडर है इस कैटेगरी में। इंडियन वाटरप्रूफिंग का मार्केट अगर देखें तो अभी 52 बिलियन रुपीस पे स्टैंड करता है, जो फेयरली अंडर यूटिलाइज्ड है कंपेयर टू चाइना, जिसका वाटरप्रूफिंग मार्केट 22 बिलियन US डॉलर है। इस सेगमेंट में अभी बहुत हेडरूम ग्रो करने के लिए मौजूद है। और वैसे भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सीडन और छत पे से पानी टपकना और पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक बहुत कॉमन इशू है, जो हम सभी ज़्यादातर जुगाड़ से ही काम चलाते हैं। चलिए अब पेंट इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर्स को देखते हैं। तो इंडिया में पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन सिर्फ 4.1 केजी है, जबकि ग्लोबल एवरेज 13 से 15 केजी है। ये एक इमेंस हेडरूम को शो करता है इस मार्केट को ग्रो करने के लिए। इंडियन पेंट इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है कि 8.6% की CAGR से ग्रो होगी 2024 तक। इसके साथ ही ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग हाउस होल्ड इनकम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मेक इन इंडिया मिलकर इस मार्केट को बहुत ग्रो करने वाले हैं। इंडिया का टाइम
तो अभी शुरू ही हुआ है और बहुत दूर तक जाना है। चलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एशियन पेंट्स से कंपेयर करते हैं। तो करेंटली क्रूड ऑयल का प्राइस आज की डेट में 6 मार्च के हिसाब से $117 पर बैरल चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स और क्रूड ऑयल का शेयर प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे एशियन पेंट्स का शेयर गिरेगा। तो करेंटली कुछ दिनों से आप देख सकते हैं जैसे ऑयल का प्राइसेस बढ़ा, क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ा, वैसे ही एक डीप डाइव ली एशियन पेंट्स के शेयर ने। ये थोड़े टाइम और चलने वाला है जब तक रशिया और यूक्रेन का वॉर का इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता और क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस $90 पर बैरल के आसपास नहीं आ जाते। चलिए अब कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे एक नज़र डालते हैं। तो पिछले 5-6 क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी सीधी सी वजह है रॉ मटेरियल मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस। उसकी वजह से इनके मार्जिन्स पे असर पड़ा और टोटल नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, जबकि रेवेन्यूज बहुत तेज़ी से बढ़ा। चलिए अब एनुअल इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। नॉर्मली प्रोडक्ट्स रेवेन्यूज बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में और उसी हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, जो कि आपको क्लियरली दिखाई देता है। एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं 2800 करोड़, इसमें से 700 करोड़ रुपए कंपनी ने सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है और कंपनीज को इंश्योर करना पड़ता है कि हर कंज्यूमर के दिमाग में उनकी ही कंपनी का नाम आए और इसलिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही ब्रांडिंग भी बहुत ज़ोरों शोरों से करनी पड़ती है। चलिए अब बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की, ये पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इनके प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट कम हुए हैं, जो कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की वजह से हुआ है। वहीं अगर आप देखोगे तो जो अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं इस साल, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन्वेंट्रीज अगर आप देखोगे तो ये भी पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि माल ही नहीं बिका, मोस्टली कोविड की वजह से। ट्रेड रिसीवेबल्स भी पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और इन्हें अपने कंज्यूमर से पैसा अभी लेना है। बैलेंस शीट के अगर लायबिलिटीज सेक्शन पे नज़र डालें, रिजर्व्स और सरप्लस भी पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ट्रेड पेएबल्स देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और इन्हें अभी अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर नज़र डालें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है। बाकी कोई भी मेजर डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं देखने को मिला। ट्रेड रिसीवेबल्स भी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है। फाइनेंशियल एसेट्स भी देखा हमने कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेंट्रीज भी पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि माल नहीं बिका। अदर ट्रेड पेएबल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो इनको अभी अपने क्रेडिटर्स को पे करना है। टोटल नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। चलिए अब कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से देखते हैं। तो कंपनी ने 210 करोड़ रुपए इस साल इन्वेस्ट किए थे अपनी प्रॉपर्टी प्लांट्स और इक्विपमेंट्स पे, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। टर्म डिपॉजिट्स कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इस साल ली है, लगभग 900 करोड़ की। डिविडेंड देखें तो लगभग 466 करोड़ के कंपनी ने इस साल डिविडेंड पे किया है। वहीं थोड़ा सा नॉन करंट बोरोइंग्स भी पे की है। वैसे भी कंपनी के पास नॉन करंट बोरोइंग्स बहुत ही थोड़ी सी हैं। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर देखें तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इंपॉर्टेंट रेशियोज पे एक नज़र डालते हैं। तो सारे ही पर शेयर रेशियोज पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, कैश ईपीएस, बुक वैल्यू, हर चीज़ इंक्रीज ही हुई है। डिविडेंड भी कंपनी इंक्रीज करती जा रही है। रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस भी देखेंगे तो हर साल ये भी इंक्रीज हुआ है। पीबीडीआईटी, पीबीआईटी, पीबीटी और नेट प्रॉफिट पर शेयर भी हर साल इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अगर देखें तो ये भी पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे नंबर्स पे मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। लिक्विडिटी रेशियोज भी अगर देखें तो ये भी करंट रेशियो भी इंक्रीज हुआ है पिछले सालों से। वहीं क्विक रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कैश बढ़ गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि इन्वेंट्री पिछले साल थोड़ी कम बिकी। डिविडेंड पे आउट अगर आप देखोगे तो मार्च 21 तक इन्होंने बहुत कम डिविडेंड दिया था, लेकिन अगर आप ओवरऑल एवरेज देखें तो लगभग 50% ये अपने नेट प्रॉफिट का डिविडेंड पे आउट करते हैं और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हैं। अर्निंग्स रिटेंशन रेशियो भी अगर आप देखोगे
तो पिछले साल क्योंकि डिविडेंड कम पे किया था इसलिए अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा रिटेन हुई, वरना एवरेज में ये भी 50% के आसपास अर्निंग से वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। वैल्यूएशन रेशियोज अगर देखें तो ईवी बाई EBITDA पिछले 5 सालों में कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखोगे तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। कंपनी अभी 86 के पीई पे स्टैंड करती है, वहीं सेक्टर का पीई 83 है। कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हमेशा से ही थी और हमेशा ही रहेगी क्योंकि इनका बिजनेस इतना स्ट्रांग है और फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये एक प्रीमियम डिमांड करती है और शेयर होल्डर्स वो प्रीमियम देने के लिए तैयार भी हैं। चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं। तो इस साल थोड़ा सा प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम हुई है और वो जो प्लेज्ड शेयर थे वो उन्होंने बेच दिए, उसकी वजह से 52.63 पे करंटली ये स्टैंड करती है। वहीं अगर एफ का देखें तो 20.48% एफ होल्ड करते हैं, वहीं DIIs 7.2%, पब्लिक 19.68% होल्ड करती है। म्यूचुअल फंड्स थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, वहीं एफ भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया है। चलिए अब एशियन पेंट्स का मार्केट ट्रेंड देखते हैं, NSE पे कैसा परफॉर्म करता है। तो ये 6 मार्च का डेटा है और नोट करिएगा ये लॉग ग्राफ है। तो वैसे तो कुछ दिनों से कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो ये सिर्फ 2008 और 2009 में ही थोड़ा सा गिरा था। अभी भी एज अ लॉग देखें या फिर आप कंपैरेटिव देखें तो ज़्यादा नहीं गिरा है। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक करने की बात नहीं है अगर शेयर प्राइस थोड़ा और फ्यूचर में गिरेगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा बाय ऑन डिप करने की। चलिए अब एशियन पेंट्स को कंपेयर करते हैं अदर प्लेयर्स के साथ पेंट इंडस्ट्री में। तो एशियन पेंट्स का 39% मार्केट शेयर है पूरी पेंट इंडस्ट्री में इंडिया में। वहीं सेकंड पे बर्जर पेंट्स आता है जिसका 12% का मार्केट शेयर है। उसके बाद कंसाई नैरोलैक 11%, एस्को नोबेल 6% और जो अनलिस्टेड या फिर जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, वो 32% पे स्टैंड करते हैं। चलिए अब एशियन पेंट्स को बाकी के लिस्टेड प्लेयर्स से कंपेयर करते हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से तो वैसे कोई इनका क्लोजेस्ट पेयर है भी नहीं, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं डेट टू इक्विटी से। तो वैसे तो कंपनी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट के साथ है और सारी ही कंपनीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट के साथ हैं। नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा एशियन पेंट्स का है, वहीं परसेंटेज में भी नेट प्रॉफिट नेट सेल्स का सबसे ज़्यादा है एशियन पेंट्स का। 1 ईयर परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ एशियन पेंट्स ही पॉजिटिव में है, बाकी सब नेगेटिव में है। ROE सबसे ज़्यादा एशियन पेंट्स का है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा एशियन पेंट्स का है, जो कि उतनी अच्छी बात नहीं है। PE 86 पे है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कंपनी के फंडामेंटल्स ही इतने स्ट्रांग हैं, इसलिए ये प्रीमियम भी डिमांड करती है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपी है और करेंटली 2738 रुपीज़ पे स्टैंड करता है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। एशियन पेंट्स एक मोनोपोली है पेंट बिजनेस में और कंपनी ने हमेशा से ही अपने शेयर होल्डर्स को बहुत रिवॉर्ड भी किया है और बिजनेस भी कंटिन्यूसली ग्रो किया है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और इसी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस एक प्रीमियम डिमांड करता है। शॉर्ट टर्म में कुछ हेडविंड्स ज़रूर हैं और जब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस और रशिया यूक्रेन का मैटर शांत नहीं हो जाता तब तक कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़रूर असर पड़ेगा और शेयर प्राइस भी थोड़ा और गिरेगा और नए इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा बाय करने की। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ और पास्ट को देख के मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है एशियन पेंट्स का शेयर और कितना गिरेगा और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं। थैंक यू।